आओ समझते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझते हैं। सबसे पहले तो ये बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, देखिए यहां पे एक चार्ज है, ठीक है, इसके चारों तरफ एक फील्ड बनता है। इस फील्ड के अंदर ये क्या कर सकता है, किसी दूसरे चार्ज बॉडी पे अपना फोर्स एक्सर्ट करा सकता है। ये मैंने पिछली बार भी कराया था, चैप्टर रजिस्टर पे कराया था। सपोज करो कि एक चार्ज Q है, इसको आप एंटर करा रहे हो। जैसे ही एंटर कराते हो क्या मिलता है इनमें, इसे रिपल्शन मिलता है, ठीक है ना। फिर भी हम क्या करते हैं, इसे फोर्सफुली लाकर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्टिकुलर P पॉइंट पे लाकर रख देते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को जहां तक इसका फील्ड है उसके बाद इन्फिनिटी माना जाता है, ठीक है। याद रखो Q चार्ज को उठाया हमने इन्फिनिटी से और P पॉइंट तक लाकर रख दिया। इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन करना होगा वही कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जैसे आप उठा के यहां पर लाते हो तो क्या हुआ, एक चार्ज Q है और एक चार्ज स्मॉल q है, इनके बीच का सेपरेशन R है, ठीक है। ये एक पेयर का फॉर्मेशन हुआ ना। तो इस पेयर के फॉर्मेशन होने की वजह से करने के लिए तुम्हें वर्क डन कितना करना होता है, 1/4πε0 Q/R। यही कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, समझे। इसी का डेरिवेशन हम लोग करने वाले। तो सपोज करो कि आप यहां से ला रहे हो P पॉइंट तक, इन्फिनिटी से P तक ला रहे हो। अभी फिलहाल x डिस्टेंस अवे हो, यहां पर हो आप, रास्ते में हो, और आपने क्या किया, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx डिस्प्लेस करा, बीच रास्ते में हो। तो dw कितना होगा, छोटा सा वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप यहां से उठाकर यहां पर ला रहे हैं तो बीच के रास्ते में छोटा सा वर्क डन, dw इज द स्मॉल वर्क डन बिटवीन इट्स पाथ। क्या होगा, 1/4πε0। अभी देखो ये चार्ज यहां पर Q है और यहां पर कैपिटल Q है, इनके बीच का सेपरेशन x है। तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी कितनी, Q/x² इंटू dx। ये छोटा सा वर्क डन है, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं उत्कर्ष, इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं, टोटल वर्क डन चाहिए ना, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। इंटीग्रेट जब करते हो तो इसका मतलब होता है सम ऑफ ऑल वर्क डन, ठीक है। 1/4πε0 को बाहर लिया गया, कैपिटल Q स्मॉल q भी बाहर है, 1/x² का इंटीग्रेशन होगा। इसका इंटीग्रेशन कितना होता है बताओ, -1/x। क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा है क्या। इसको इन्फिनिटी से लेकर कहां लाना है, R तक लाना है। पहले क्या रखोगे, अपर लिमिट, बीच में माइनस, फिर लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, Q/4πε0, और पहले अपर लिमिट रखोगे फिर लोअर लिमिट रखोगे, फाइनली आपका ये आ जाता माइनस के साथ 1/R, ठीक है। समझो इस बात को, ये है वर्क डन। याद रखिएगा, जैसे Q है यहां पर और ये स्मॉल q, इनके बीच का अब सेपरेशन कितना रह गया, R। ये पेयर फॉर्म हो चुके, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर पूछी जाए तो याद रखना नेगेटिव ऑफ वर्क डन होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस। जो भी वर्क डन है नेगेटिव में है, उसको और नेगेटिव करोगे तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है दो चार्ज बॉडी के लिए, ठीक है। अगर मान लो एक से ज्यादा चार्ज बॉडी हैं और एक सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं, जैसे मान लो कि मेरे पास तीन चार्ज बॉडी है, Q1 Q2 Q3। यहां से डिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये R3। कितने पेयर फॉर्म हो गए, एक पेयर यहां पे था, उसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी थी। अभी यहां पर कितने पेयर हो गए बताओ, 3 पेयर हो गए ना। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी,
अगर इसे ए बी और सी लेट करते हो तो यू टोटल कितना होगा, यू ए बी बी सी सी ए। समझ में आ रही है बातें? यानी कि 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R1, वैसे ही Q2 Q3 अपॉन में R2, Q3 Q1 अपॉन में R3। अच्छा, ये 3 हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अगर मान लो मेरे पास 4 चार्ज बॉडी है, 4 चार्ज बॉडीज हैं, Q1 Q2 Q3 Q4, तो इसमें कितने पेयर फॉर्म होंगे बताओ? 4 नहीं भाई, 6 भी तो होंगे, डायगोनल भी तो होंगे। देखो ए बी बी सी सी डी डी ए सी बी डी, तो यहां पर 6 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप जितने पेयर फॉर्म हो सकते हैं सबके लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालो, टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे हम इस पे, उसके बाद देखते हैं क्या है। यहां पर Q1 है, Q2 है, Q3 है। ठीक है, इनके भी ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखे हुए हैं। हमने क्या किया, इसके साइड को L/2 कर दिया, मतलब हम उठाकर A से B पर ले आते हैं। इसे अब B मत मानो, ये A B C मान लो, इसे P Q R मान लो। क्वेश्चन क्या कहता है देखो ध्यान से, हमारे पास Q1 Q2 Q3 इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड्स, इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखे हुए हैं। हमने क्या किया, इसके साइड लेंथ को हाफ कर दिया, देख रहे हो ना, यहां पर लाके रख दिया। तो ABC ट्रायंगल से PQR ट्रायंगल फॉर्म करने में कितनी एनर्जी, कितना वर्क डन किया गया, ये क्वेश्चन है। कैसे करोगे? सबसे पहले तो आप ABC को जब फॉर्म कर रहे हो तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो। कैसे निकलेगा? AB BC CA, ये हमारे पास इनिशियल वर्क डन था, है ना। अब क्या किया आपने, PQR पे लाके रख दिया, तो अब वर्क डन कितना होगा, PQ QR RP। समझ रहे हो ना, ये W1 है और ये W2 है। टोटल वर्क डन चाहिए तो आप क्या करोगे, W1 में से W2 को, या W2 में से W1 को माइनस कर देंगे। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, वर्क डन निकाल सकते हो साइड लेंथ को हाफ करने के लिए। क्वेश्चन पूछा जाएगा, कर देना। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको कैसे डिफाइन करोगे बताओ? तो इसके लिए देखो, ये चार्ज है, ये इसका फील्ड है। पहले आप क्या करते थे, कोई भी चार्ज उठाकर लाके रख देते थे r डिस्टेंस अवे P पॉइंट पे। ठीक है, विश्वा बताओ यहां पर क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए क्या किया जाएगा, इस चार्ज को कितना रखा जाता है, 1 कूलाम रखा जाता है। ठीक है ना। अब 1 कूलाम को लाके हम P पॉइंट पे रखते हैं। इस केस में जो वर्क डन करोगे उसे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहोगे। बात समझ में आ रही है ना? सेम ही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो ये भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ही है पर यूनिट चार्ज। 1 कूलाम को लाओगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन गया। ठीक है ना। देखो यहां पर 1 कूलाम को लाते हो तो 1/4πε0 Q1/R। ठीक है ना, इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ रही है बातें? उसको U से रिप्रेजेंट करते थे, तो V को क्या कहोगे, U/Q। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल होता है। इस पे आप एक क्वेश्चन भी देखोगे, बहुत सारे क्वेश्चन देखोगे, एनसीईआरटी में भी है। ये आप लिख दो डेल्टा V, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल लिख दो, और इसको लिख दो वर्क डन, वर्क डन, और ये लिख दो चार्ज। ठीक है, जब भी आपसे पूछे वर्क डन फाइंड आउट करो तो याद रखना चेंज इन पोटेंशियल को चार्ज से मल्टीप्लाई करके आसानी से मेजर कर लेंगे। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन है, आओ एक आधे क्वेश्चन देख लेते हैं। रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल पे यहां पर 10 कूलम रखा हुआ है,
10 माइक्रोकुलम रखा हुआ है प्लस का, और यहाँ पर 8 माइक्रोकुलम रखा हुआ माइनस का। ये दिया हुआ 8 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ 2 सेंटीमीटर। इसे आप ए लेट कर लीजिए, बी सी डी। क्वेश्चन सुनो, दो चार्जेस रखे हुए हैं ए और डी पे, ए और सी पे। ओके, हमें क्या बोला गया है कि तुम एक प्रोटॉन को बी से उठाकर डी पर ले जाते हो। ऐसा करने में कितना वर्क डन हुआ? क्वेश्चन समझ लो, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ट्रांसफर अ प्रोटॉन फ्रॉम बी टू डी। तो एक बात बताओ, बी टू डी आपको ट्रांसफर करना है, ठीक है। मैंने क्या बताया, वर्क डन जब भी पूछे तो क्या किया जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल को चार्ज से मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है। देखो कहां से उठा के कहां ले जा रहा हो, तो हम क्या करेंगे, चेंज इन पोटेंशियल में पहले वी डी को वी बी करके, और फिर प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू -19 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो देखो वी डी माइनस वी बी कैसे निकालोगे। डी पे अगर पोटेंशियल चाहिए तो ये भी पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है, ये भी पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है। आप देखो यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे पोटेंशियल चाहिए, r डिस्टेंस दूरी पे पोटेंशियल चाहिए, तो क्या करते थे, पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से यहाँ पे कैसे निकलता था, Q/R, क्योंकि यहाँ पर हम क्या ले लेते थे, +1 कूलम ले लेते थे। पोटेंशियल 1 कूलम के लिए मेजर किया जाता है, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, Q/R, ठीक है। समझिए इस चीज को, इस बात को समझिए। VD में से VB को माइनस किया गया, VD में से VB को। अब देखो A भी यहां पोटेंशियल क्रिएट कर रहा होगा, C भी पोटेंशियल क्रिएट कर रहा होगा, तो सबसे पहले VD निकाल लेते हैं, 1/4πε0। A के थ्रू यहां कितना पोटेंशियल, 10 × 10⁻⁻6, और ये डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर, ठीक है। C के थ्रू, C भी तो कुछ पोटेंशियल क्रिएट कर रहा होगा D पे, तो 1/4πε0, वही चार्ज दिया हुआ कितना, -8 × 10⁻⁻6 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, और डिस्टेंस कितना है ये 2 × 10⁻²। आइए V ऑफ B निकाल लेते हैं, बताओ 1/4πε0। कौन पहले ये कितना कर रहा है वो देखो, ठीक है ना, 10 माइक्रो कूलम कितना यहाँ पर पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है, तो कितना है भाई, और डिस्टेंस कितना है, ओके। अब बात करते हैं -8 वाला भी तो कुछ क्रिएट कर रहा होगा, तो 1/4πε0 8 × 10⁻⁻6 अपॉन में 10⁻²। अब इनको माइनस कर दीजिए, VD में से VB को माइनस कर, 1/4πε0 कॉमन ले लो सब में से, साथ ही साथ 10⁻⁻2 -4 रह जाएगा ना ऊपर सब से, -4 कॉमन ले लो, जो भी बचेगा क्या बचेगा, 10/8 -4 -5 +1, इतना आ जाएगा। देखो 1/4πε0 की वैल्यू 10⁻9 होती है, 9 × 10⁻9, 10⁻⁻4, और ये कैलकुलेशन कर लीजिए, ये हो गया 9, 8 हो गया, इसे कैलकुलेट कर लो, इसे आप पुट कर दोगे यहाँ पे और मल्टीप्लाई कर दोगे इससे 1.6 × 10⁻⁻19 से, इतना करके आप वर्क डन मेजर कर सकते हैं, ठीक है। मान लो कि मेरे पास दो ये रिंग है, इनका रेडियस r दे रखा और इनके बीच का सेपरेशन भी r ही दे रखा है। इस पे चार्ज Q1 है और इस पे चार्ज Q2 है। ये मान लो P पॉइंट और ये मान लो Q पॉइंट, दोनों के सेंटर P और Q है, ठीक है। हमसे पूछा गया कि एक प्रोटॉन को P से Q तक आपको ट्रांसफर करना है, कितना वर्क डन लगेगा। समझ रहे हो इस बात को, कोई दिक्कत है बताओ। चलिए, फाइंड द वर्क डन टू ट्रांसफर अ प्रोटॉन फ्रॉम P टू Q। तो एक बात बताओ, वर्क डन पूछा गया टू ट्रांसफर अ प्रोटॉन फ्रॉम P टू Q। ये दो रिंग हैं और रिंग के ऊपर क्या रखा हुआ है, चार्ज रखा हुआ है। सबसे पहले तो ये बताओ वर्क डन के लिए हमें क्या करना होगा भाई, चेंज इन पोटेंशियल इनटू चार्ज।
जब भी ऐसा क्वेश्चन है यही लगाना हमेशा, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल में VQ में से आपने VP को माइनस करना होगा और चार्ज से मल्टीप्लाई करना होगा। प्रोटॉन की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 प्लस की। VQ में से VP, सबसे पहले तो VQ कैसे निकलेगा, Q पे पोटेंशियल एक तो ये वाला रिंग भी क्रिएट कर रहा होगा और एक ये वाला रिंग भी क्रिएट कर रहा होगा। अब ये वाला रिंग कितना क्रिएट कर रहा होगा 1/4πε0। चार्ज कितना दिया हुआ है Q2, और यहाँ चार्ज से सेंटर तक की दूरी कितनी होगी, जैसे मान लो कि यहाँ पे चार्ज Q है, पूरे रिंग के सरकमफेरेंस पे हो गया ना, सरकमफेरेंस पे चार्ज है, और यहाँ पे तुम्हें चाहिए पोटेंशियल, तो हम क्या करेंगे R लेंगे। पूरे सरकमफेरेंस पे जो चार्ज है वो सेंटर से कितनी दूरी पे है, R डिस्टेंस पे है, तो याद रखना Q2 और डिवाइडेड बाय क्या R। अगेन अब इस दूसरे वाले रिंग के चलते, ये तो फर्स्ट रिंग है, ये सेकंड रिंग है, सेकंड रिंग के चलते हमने मेजर कर लिया वहां पे Q पे, फर्स्ट रिंग के चलते भी Q पे मेजर करनी होगी ना, कितना होगा 1/4πε0 Q1/√2R। समझ रहे हो इस बात को, वाई, बिकॉज दिस वन इज R, दिस वन इज √2R, ये R है, ये R है, तो ये √2R हो। समझ में आ रही है बातें। अब सुनो VP कैसे निकालोगे, P पे अब पोटेंशियल, तो खुद के रिंग की वजह से P पे एक बार निकाल लो, कितना हो गया 4πε0 Q1/R, और इस दूसरे वाले रिंग की वजह से यहाँ पे 4πε0 √2R, ठीक है। अब आपसे करना क्या है, बस यहाँ पर VQ में से VP घटाना है और मेजर कर लेना है, आसान है, ठीक है। तो पोटेंशियल भी कंप्लीट है और पोटेंशियल एनर्जी भी कंप्लीट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, देखो भाई डाइपोल क्या होता है समझो, ये रहा डाइपोल, +Q -Q, इनके बीच सेपरेशन कितना होता है 2a, ये इसका सेंटर है, इसे आप A लेट कर लो पॉइंट, इसे आप B लेट कर लो, और इसको आपने O लेट कर लिया। मान लो यहां से R डिस्टेंस की दूरी पे हमने पॉइंट P ले लिया जहां पर +1 कूलम रखा हुआ है। समझ में आ रही है बातें, कोई डाउट तो नहीं है। यहां से R डिस्टेंस की दूरी पे हमें पोटेंशियल चाहिए, यही है हमारा एक्सप्रेशन, समझो इस चीज को। कितना हो गया 30 मिनट। देखो भाई ऐसा है कि यहां पर दो चार्जेस हैं, ठीक है, इनके बीच का सेपरेशन कितना है 2a है, ये कितना हो जाएगा बताओ a, ये भी कितना हो जाएगा a, ठीक है, ये लेट कर लो r। हमारे पास गिवन कितना है, सिर्फ यहां पर +Q -Q, इनके बीच की दूरी, और ये r दिया हुआ है जहां पे आपको पोटेंशियल चाहिए, और साथ ही साथ ये थीटा भी दिया हुआ है, ठीक है। याद रखना डाइपोल का डायरेक्शन किधर होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और डाइपोल के साथ ये r कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, यहां पे थीटा फॉर्म कर रहा है, ठीक है। हमें इस पॉइंट पे क्या चाहिए भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, समझे, कोई डाउट है बताओ, यही इसी का एक्सप्रेशन करना। चलिए अगर मैं P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालूंगा तो ये प्लस चार्ज भी क्रिएट करेगा कुछ पोटेंशियल, और ये माइनस चार्ज भी कुछ पोटेंशियल क्रिएट करेगा। ये डिस्टेंस नहीं पता, लेट कर लो ये R1 लेट किया हमने, ठीक है, इसको लेट कर लो ये R2, ये दो चीजें मैंने लेट करी हुई है, ये थीटा दिया हुआ है आपको, गिवन क्या है थीटा है, लेकिन R1 R2 लेट किया हुआ है। आप देखो अगर पोटेंशियल निकालना चाहते हो P पे, तो एक तो +Q के चलते और एक -Q के चलते, इन दोनों की वजह से जोड़ दिया जाएगा। कितना होगा +Q की वजह से कितना होगा Q में R1, समझ में आ रही है बातें, और -Q की वजह से कितना होगा -Q/R2 होगा, ठीक है। कॉमन ले लो, Q 4πε0 1/R1 1/R2, ये माइनस के साथ होगा, ठीक है। कोई डाउट है, इस एक्सप्रेशन को, इस वाले को हमने फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लिया। चलो कुछ बातें और समझ लेते हैं। एक ज्योमेट्री का फॉर्मूला है PQR, और ये एंगल थीटा लेट कर लो, कोई एक ट्रायंगल दिया हुआ है ना, याद रखना थीटा के सामने जो साइड होता है ना, उसका स्क्वायर
इक्वल होता है उस थीटा को फॉर्म करने वाले दोनों साइड के स्क्वायर का सम पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर और माइनस 2, ये दोनों साइड को मल्टीप्लाई किया जाएगा पी क्यू आर इंटू कॉस थीटा। ये एक ज्योमेट्री का फॉर्मूला है, ये अप्लाई होगा यहाँ पे। ठीक है, आओ समझते हैं। मैं ट्रायंगल लेता हूँ ओ ए पी, है ना, ये हमारा ट्रायंगल है। थीटा कौन है, ये। इसके सामने साइड कौन है, R1। जैसे यहाँ थीटा के सामने कौन था, पी आर, यहाँ पर थीटा के सामने कौन है, R1। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ पी, क्या लिखेंगे भाई, R1 का जो स्क्वायर होगा इक्वल होगा किसके, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2AR कॉस थीटा के इक्वल होगा ना। ये दोनों साइड ही तो हैं जो थीटा को फॉर्म कर रहे हैं। क्लियर हो रही है बातें? ठीक है, ऐसा करते हैं, यहां से कॉमन ले लेते हैं आर स्क्वायर। क्या बनेगा भाई, ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो गया 1, और ये हो जाएगा 2A कॉस थीटा अपॉन आर, R1 का स्क्वायर। इसको मैं रेसिप्रोकल कर दे रहा हूँ, 1 अपॉन में R1 का स्क्वायर, 1 अपॉन आर स्क्वायर। ये बताओ, इसे इग्नोर कर सकते हो, नेगलेक्ट कर सकते हो, इसे नेगलेक्ट कर दिया जाए। ठीक है, क्या बचेगा यहाँ, 1 2A कॉस थीटा अपॉन आर, और इसके पावर में -1 लगा दो क्योंकि मैंने रेसिप्रोकल किया हुआ है। ठीक है, स्क्वायर को उधर भेज दो, स्क्वायर को उधर भेजोगे तो ऐसा करता हूँ, ऊपर का इधर का मिटा देता हूँ ना, ये मिटा देता हूँ। देखो चलिए, यहां पे स्क्वायर को उधर भेजते हैं तो क्या होगा, 1 अपॉन में r, 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन r। स्क्वायर जब उधर जाता है रूट बन जाता है ना, इसका रूट करोगे तो ये 1 बन गया है ना, 1 हो जाता है, और ये आपका क्या आ गया 2A कॉस थीटा अपॉन r, और इसके पावर है -1/2। समझ में आ रही है बातें? बाइनोमियल का एक्सप्रेशन आता है एक, 1 प्लस एक्स टू द पावर -n। ठीक है, फॉर नेगेटिव इंटीजर। याद रखना, अगर ऐसा कुछ हो, बाइनोमियल थ्योरम हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन ये आपको IIT में पढ़नी है, ये 11th में है नहीं। ठीक है, पावर पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस -n इंटू एक्स। और भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं लेकिन उसे इग्नोर कर दिया जाता है, नेगलेक्ट कर दिया जाता है, छोटे होते हैं। ये देखो, पावर को हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, तो 1 अपॉन आर क्या बन गया, देखो मल्टीप्लाई करके देखो क्या बन गया, A कॉस थीटा अपॉन आर। 1 अपॉन R1 की वैल्यू यहां से मेजर हो गई। इसको आप मान लो सेकेंड इक्वेशन। अगेन याद करो वो डायग्राम ऐसा था, यहां पर क्या था, प्लस क्यू, यहां पे माइनस क्यू। R डिस्टेंस की दूरी पे पॉइंट P हुआ करता है। यहां पर आपको यही पता करनी थी क्या, पोटेंशियल। ये आपने लेट किया हुआ था क्या, R1, ये क्या लेट किया हुआ था, R2, ये एंगल था थीटा, इनके बीच की दूरी कितनी थी, 2A। अब आ जाओ, मेरे पास ये पॉइंट A है, ये है B, ये है O और ये है P। मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया था, ये वाला AOP लिया था। ठीक है, अब मैं ट्रायंगल कौन सा लूंगा, BOP, और उसके लिए एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो मैं इसके लिए स्पेशली अलग से मैं नहीं लिखने वाला। ठीक है, क्या कर दे रहा हूं यहां पे, सिमिलरली उसी की तरह आप यहां पर लिख सकते हो R2, 1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन R 1 माइनस A कॉस थीटा अपॉन R। ऐसा माइनस क्यों आ गया भाई, क्योंकि नहीं, माइनस क्यू से नहीं होगा। देखो यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है, 180 माइनस थीटा रखी जाएगी इस केस में, तो कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है ना, ये हो गया। ठीक है, इसे आपने थर्ड इक्वेशन लेट कर लिया। अब क्या करेंगे, पोटेंशियल चाहिए ना। फर्स्ट इक्वेशन को याद करो, ये वाला जो इक्वेशन था, यहाँ पे 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2, ये दोनों वैल्यूज क्या करी जाएंगी, पुट करी जाएंगी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, पोटेंशियल कितना हुआ, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू भी बाहर है, 1 अपॉन R1 और 1 अपॉन R2 को प्लेस करो, ये पूरा यहाँ पर रखो, यहाँ पे रखो। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये आ जाता है 2A कॉस थीटा अपॉन में R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां से एक बात बताओ, 2A और Q मिलके क्या हो जाता है, P कॉस थीटा।
नीचे में क्या है 4πε0r²। पोटेंशियल का ये फॉर्मूला निकल के आता है। समझ में आ गई बात? तो पोटेंशियल निकालना हो तो ये पूरा एक्सप्रेशन सीख लेना। इसमें 2 केसेस भी याद रख लेना। देखो इसे मिटा दे रहा हूं मैं समझने के लिए। देखो अगर मान लो ये हमारे पास प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, इनके बीच की दूरी 2a है, ये r है। यहाँ पे आपको पता करना था थीटा एंगल के लिए, तो वो कितना आया? इतना आया। लेकिन अगर मान लो मेरे पास इस डाइपोल के लिए ये वाला इक्वेटोरियल लाइन कहलाता है और ये वाला क्या कहलाता है? एक्सियल लाइन। अगर एक्सियल पे या इक्वेटोरियल पे तुम्हें पोटेंशियल पूछा जाए तब क्या करोगे बताओ? अगर एक्सियल पे पूछा जाएगा तो उस केस में थीटा कितना होगा? बोलो भाई, थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0 डिग्री होगी या फिर 180 डिग्री होगी। देखो ये थीटा है ना, एक्सियल पे या तो ऊपर में होगा या तो नीचे में होगा। थीटा होगा या 180 होगा। अगर वहां पे कॉस्ट 0 रखोगे तो +1 हो जाएगा, 180 रखोगे तो -1 हो जाएगा। पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? P ± 4πε0r²। अच्छा, एट इक्वेटोरियल कितना होगा? पोटेंशियल 0 होगा, बिकॉज इक्वेटोरियल पे ये एंगल कितना दिख रहा है आपको? 90 दिख रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस। बताओ भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? कोई बताएगा मेरे को? सेम पोटेंशियल होता है, ठीक है ना। अगर उस सरफेस पे सेम पोटेंशियल होगा उसे इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। ठीक है, ये चार्ज रखा है, ठीक है। चार्ज के चारों तरफ एक स्फीयर बना लो, स्फेरिकल सरफेस बना लो, ठीक है। उस चार्ज से उस स्फीयर के जो एरिया सरफेस है उसकी दूरी क्या होगी? सेम होगी। तो आपको पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना होता है? Q/R। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। अब देखो यहां से इसकी दूरी R है तो यहां पर भी पोटेंशियल वही होगा, यहां से इसकी दूरी R है तो यहां पर भी सेम पोटेंशियल। पूरे सरफेस पे क्या होगा? इक्वल पोटेंशियल होगा। तो ऐसा है, हमने पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे, तो पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ स्फेरिकल सरफेस के ऊपर पोटेंशियल सेम होगा। इसी को कहोगे क्या? इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस बना लो बड़े रेडियस में, एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस बना लो बड़े रेडियस में, ठीक है। यहां पे मान लो 60 वोल्ट का पोटेंशियल है, यहां पर 40 वोल्ट का पोटेंशियल है, यहां पे 30 वोल्ट का पोटेंशियल है। जैसे जैसे दूर जाओगे पोटेंशियल क्या होगा? कम होता जाएगा। याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इस डायरेक्शन में है, प्लस से निकल के आगे की ओर जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है ना, किस तरफ होता है? डिक्रीजिंग पोटेंशियल की ओर होता है। एक फॉर्मूला देखोगे, E = -ΔV/δr या फिर -dV/dr। इसका भी एक्सप्रेशन हम लोग अभी करने वाले हैं। तो याद रखना ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि डिक्रीजिंग पोटेंशियल की ओर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। समझ में आ रही है बात? अगर यहीं पे नेगेटिव चार्ज हो तो इसके चारों तरफ भी इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे, ठीक है। लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर की ओर होंगी? नीचे की ओर होंगी। अगर मान लो ये 60 है, -60 है, -40 है, ऐसे करके, ये -30 है, ऐसे करके वोल्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है? डिक्रीजिंग पोटेंशियल की ओर जा रहा है। समझ में आ रही है बात है ना। इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर 2 पॉजिटिव चार्ज देख लेना बुक में से, और याद रखना नेगेटिव और पॉजिटिव डाइपोल की वजह से हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनाते हैं ये भी देख लेना, और 2 पॉजिटिव चार्ज की वजह से कैसे, ये आता है पेपर में, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग इस एक्सप्रेशन को देखने वाले हैं, क्या होता है ये एक्सप्रेशन, इसको समझते हैं। सबसे पहले तो ये एक्सप्रेशन से क्या मिलेगा, इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये देखते हैं। सपोज कर लो कि हमारे पास 60 वोल्ट है, ये है ना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं आगे की ओर। यहाँ पे कितना है? 50 वोल्ट है, मान लो 50 वोल्ट है, ये 60 है, ये 50, और इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। तो ये फॉर्मूला आपको इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू प्रोवाइड करेगा, ठीक है। कैसे भाई? -ΔV/Δx। माइनस ΔV का मतलब क्या होगा? इसमें से इसे माइनस करोगे, इसमें से इसे माइनस करोगे,
50 में से 60 को माइनस, जिधर जा रहे हो उधर देखोगे, ठीक है ना। तो हमने 50 में से 60 को, और डिस्टेंस 1 है ना, ऐसे कर दिया। तो ये ऊपर में क्या आ गया 10 और नीचे में 10⁻⁻²। तो ये आ गया आपका 1000 वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये भी एक होता है, 1 न्यूटन पर कूलम भी होता है यूनिट, और 1 वोल्ट पर मीटर भी होता है, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से। अब इसको इस एक्सप्रेशन को कर लेते हैं। कैसे करते हैं समझते हैं। देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप लोग क्वेश्चन किया करो। इस एक्सप्रेशन को करते हैं। सपोज करो कि हमारे पास 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, एक मान लिया A और एक मान लिया B। इसका पोटेंशियल V है और इसका पोटेंशियल थोड़ा कम है, V माइनस dV। ये चार्ज हुआ करता है यहाँ पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे परपेंडिकुलरली इस पे होती हैं। याद रखना इक्विपोटेंशियल सरफेस से परपेंडिकुलर होता है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। इनके बीच का सेपरेशन सपोज कर लो dr है। आप जानते हो अवे फ्रॉम, जैसे जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। समझ रहे हो ना इस बात को। इसका v है तो इसका v माइनस dv है। अब इसका एक्सप्रेशन करने वाले हैं। आओ सपोज करते हैं, सपोज अ टेस्ट चार्ज इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम B to A। एक बात बताओ भाई, वर्क डन का फॉर्मूला चाहे dw का हो या डेल्टा w, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, पढ़े हो आप लोग, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होता है। अच्छा एक बात बताओ, 1 कूलाम को हम यहां से यहां ला रहे हैं, ला किधर रहे हो आप, नीचे की ओर ला रहे हो, डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर हो रहा है ना, और इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लग रहा, ऊपर की ओर। जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उसी ओर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ना भाई, फोर्स उधर की ओर ही लग रहा होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर है, अगेंस्ट है। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, फोर्स की जगह E लिख देना, dr लिख देना और cos 180 लिख देना, क्योंकि इनके बीच का एंगल 180 है, डॉट प्रोडक्ट में cos आता है ना। तो ये 180 की वैल्यू क्या होती है, माइनस E dr। समझ में आ रहा है उत्कर्ष, ये पढ़े हो ना पहले। अच्छा चलिए, वर्क डन का दूसरा फॉर्मूला अभी क्या बताया, चेंज इन पोटेंशियल इनटू चार्ज, चेंज इन पोटेंशियल इनटू चार्ज, यही तो पढ़ा आपने। पोटेंशियल का चेंज कैसे हो रहा है, जब आप B से A पर आ रहा हो तो कितना पोटेंशियल आ रहा है। तो आप एक बात बताओ, VA में से VB को माइनस करोगे ना, VA में से VB को माइनस करके, और चार्ज कितना 1 कूलाम। VA की वैल्यू कितनी है, V है, VB की वैल्यू कितनी है, V माइनस dV है, इंटू 1। यहां से कट कर दो तो ये कितना आ गया, dV आ गया, सेकेंड इक्वेशन आ गया, ठीक है। ध्यान से समझो, ये भी वर्क डन है, ये भी वर्क डन है, दोनों को इक्वेट करो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिख सकते हो, ये dw की वैल्यू कितनी है, dv है इधर, और इस dw की वैल्यू कितनी है, माइनस E डॉट dr है। तो E की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस dv अपॉन dr। ये भी फॉर्मूला डिराइव्ड हो गया। देख लिया हमने कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे क्वेश्चन में, ठीक है। तो ऐसा है कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं इनको भी समझ लेते हैं। सपोज करो E इज इक्वल टू क्या देखा आपने, माइनस dv अपॉन dr देखा ना। dv की वैल्यू क्या होगी, माइनस E डॉट dr हो गई। इसको आप लिख सकते हो माइनस E डेल्टा r भी लिख सकते हो, इनका डॉट प्रोडक्ट ही हमारा डेल्टा भी होता है। क्वेश्चन कैसे आएंगे देखो, सपोज करो कि हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर एक A पॉइंट है, यहाँ पर एक B पॉइंट है। A की वैल्यू 26 है, B की वैल्यू 89 है, ऐसा करके, ठीक है। इसको आपने R1 लेट कर लिया, इसको आपने R2 लेट कर लिया, और इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 2i कैप माइनस 3j कैप, कुछ ऐसा करके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है। आपसे पूछा ए और बी के बीच पोटेंशियल ड्रॉप निकालो, पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। फॉर्मूला आपको दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे मल्टीप्लाई करना है, डेल्टा आर से। सबसे पहले डेल्टा आर क्या होगा, यही तो होगा। डेल्टा आर कैसे निकलेगा भाई बताओ, सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ से, बोलो डेल्टा आर कैसे निकलेगा, R2 में से R1 को माइनस किया जाएगा। समझ में आ रही है बात, R2 में से R1 को माइनस कीजिए, 8 में से 2 गया, कितना बचेगा 6i कैप, और
9 में से 6 गया 3J कैप, ये डेल्टा आर आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ई को डेल्टा आर से डॉट प्रोडक्ट कर दिया जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो गिवन ही है, माइनस को तो पहले लिख दीजिए। ये दे रखा है 2i कैप माइनस 3J कैप, उसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 6i कैप प्लस 3J कैप से मल्टीप्लाई करते हैं। डॉट प्रोडक्ट में i से मल्टीप्लाई होता है, j से मल्टीप्लाई होता है। 2 को 6 से किया 12 आ गया, और 3 को 3 से किया 9 आ गया। माइनस का कितना है अभी, 12 में से 9 हो गया, तो माइनस का 3 वोल्ट यहाँ पर अब देखोगे। आगे बात समझ में, कोई डाउट तो नहीं है? बंद कर देना बेटा। वैसे इसका पता है मैं